द लास्ट लेक्चर ऑन इक्विलिब्रियम एंड फिनिश ऑफ जो नए थोड़े से लर्निंग ऑप्शंस हैं जो एएस के अंदर ऐड हुए हैं. फर्स्ट ऑफ विच इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. देयर आर 3 डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप पीएच मीटर यूज़ करें और पीएच डिटरमिन कर लें. अगर आपके पास लो पीएच की वैल्यू होगी समवेयर बिटवीन 1 to 2 की वैल्यू तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अगर पीएच की वैल्यू जो है वो हायर वैल्यू होगी 4 to 5 होगी तो वो वीक एसिड होगा. तो सबसे आसान तरीका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफरेंशिएट करने का क्या होता है कि आप जो है वो उनका पीएच मेजर कर लें. गिवन दैट वो जो दो एसिड हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है. याद रखो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड लेना जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो अगर आप उनका पीएच मेजर करेंगे तो याद रखना pH of what of a stronger acid will be lower than the pH of a weaker acid. Why is that the case despite having the same concentration? Why is that the case कि pH low आएगा strong acid का despite the fact कि weak acid की भी concentration same है. अगर मैं दोनों acids लूँ strong और weak acid की concentration same कर दूँ pH of strong acid will be lower than the pH of weak acid. Why? Because of what? Because of which ions? More H plus ions. Due to what? Due to greater extent of dissociation. याद रखो pH का जो ताल्लुक होता है वो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से होता है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से नहीं होता है. लाइक तो आपके पास जितना ज़्यादा H प्लस आयन सोल्यूशन में होंगे फ्री उतना लो पीएच होगा ना आपके पास. तो इन द केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस आयन ज़्यादा होंगे सोल्यूशन में फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन और फॉर द केस ऑफ अ वीक एसिड वो कम होंगे. इसलिए आपके पास जो है वो पीएच का आएगा थोड़ा सा हाई आएगा वीक एसिड का. सो वी कैन डिफरेंशिएट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड having the same concentration, strong acid will have a lower pH. Will have what? Will have a lower pH. And please understand रीज़न क्या होएगा. मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखूँगा ना उनका रीज़न कॉमन एक ही होएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड की एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो अगर आप लेट्स से इथेनॉइक एसिड लें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें दोनों का 1 मोल पर डीएम क्यूब हो तो आपके पास ये दोनों जो एसिड्स होंगे जब आप इनका पीएच मेजर करेंगे ना 1 मोल पर डीएम क्यूब में लाइक तो पीएच ऑफ HCl विल बी लोअर देन द पीएच ऑफ इथेनॉइक एसिड. द रीजन इज इथेनॉइक एसिड इतना इजीली अपने H प्लस आयन नहीं देता है और HCl अपने H प्लस आयन बहुत आसानी से देता है लाइक. इसलिए जो है वो आपके पास HCl का पीएच क्या होगा, लोअर होगा एज कम्पेयर टू इथेनॉइक एसिड का पीएच. ठीक है, तो ये होगा पहला वे इन विच यू कैन डिफरेंशिएट अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप पीएच मेजर ना करें. अगर मैं बोलूँ पीएच के अलावा कोई तरीका बताओ जिसके थ्रू आप मेजर कर सको भाई ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक एसिड है. तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर लें. अगर आपको मैं एक बीकर दूं उसमें 50 cm³ ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब आपके पास HCl हो और एक और बीकर दूं उसमें 50 cm³ ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब आपके पास इथेनॉइक एसिड हो और आप इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करें ना तो किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? एनी आइडिया? द स्ट्रॉन्गर एसिड. एंड व्हाई वुड दैट बी द केस? बिकॉज ज़्यादा आयनाइज करेगा ना तो आपके पास फ्री आयन ज़्यादा होंगे. इथेनॉइक एसिड वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उनकी जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी. लाइक सो द सेकंड क्राइटेरिया दैट यू कैन यूज, सेकंड वे दैट यू कैन यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ एसिड्स इज दैट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड अगेन विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड याद रखना हम कॉमन चीज़ क्या रखते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन ताकि ये एम्बिग्यूटीज में ना आए भाई कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच उतना लो होगा. ऐसा नहीं है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपको चीज़ क्या देखनी होती है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या है. लाइक दैट डिटर्मिन्स के पीएच कितना लो होगा, दैट डिटर्मिन्स के कितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी. अपने जहन में प्लीज रखना. सो फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड having the same concentration, strong acid will have what? Strong acid will have a higher electrical conductivity. Will have a higher electrical conductivity. तो ये दूसरा तरीका है आपके पास. और तीसरा तरीका क्या होता है वो आपने शायद किया होगा अपने ओरल्स में भी कि मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम रिबन हो और मैं मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट करूं विद HCl वर्सेस मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट करूं विद इथेनॉइक एसिड. फ़र्क क्यों आएगा? एक ऑब्जर्वेशन में फ़र्क बता दो क्या नज़र आएगा? हाँ अबे वो नज़र थोड़ी आएगा, नज़र क्या आएगा? So bubbles of a color. You will see
बबल्स बीइंग रिलीज एट अ मच फास्टर रेट जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे विथ व्हाट, विद अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू व्हेन यू रिएक्ट मैग्नीशियम विथ व्हाट, विद अ वीकर एसिड। ये आपके लर्निंग आउटकम में चीज़ें लिखी हैं यार, इसलिए मैं यहाँ बुलेट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं, तो एक तो आसान तरीका होता है पीएच मेजर कर लेना लाइक, और असम्पशन क्या होगी इन सारे सिनेरियोज में सेम कॉन्सेंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है, तो आप पीएच मेजर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लो आएगा, वीक एसिड का पीएच हाई आएगा, पहली चीज़ लाइक। नंबर 2, जब आप जो है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को लेंगे सेम कॉन्सेंट्रेशन का, लेट्स से सेम वॉल्यूम है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू वीक एसिड, बिकॉज ज़्यादा फ्री आयंस होंगे आपके पास, ज़्यादा डिसोसिएशन हो रही है, तो ज़्यादा फ्री आयंस भी बनेंगे आपके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। और तीसरा, द वे दीज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड रिएक्ट विद metals, like जो reactive metals होते हैं। So for a strong and a weak acid, for a strong and a weak acid, strong and a weak acid with the same concentration and at the same temperature, क्योंकि मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो आई अज्यूम कि भाई टेम्परेचर फिक्स्ड हो, दोनों में वेरिएबल ना, बिकॉज वो भी तो अफेक्ट करेगा ना रेट को, एंड एट व्हाट, एट द सेम टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स react more vigorously with reactive metals, with what? Reactive metals। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले देता हूँ रिएक्शन की, बिकॉज तुम लोगों ने यू कैन इजी रिलेट टू दिस रिएक्शन। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आप HCl को रिएक्ट करेंगे विथ मैग्नीशियम वर्सेस अगर आप इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करेंगे विथ मैग्नीशियम, तो जो आपके पास ये रिएक्शन होगा दैट विल बी मच मोर फास्टर। आपके पास MgCl2 सॉल्ट बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और यहाँ पे आपके पास जो सॉल्ट बनेगी दैट विल बी मैग्नीशियम इथेनोइड, द सॉल्ट फॉर्म विल बी व्हाट, विल बी मैग्नीशियम इथेनोइड। तो CH3CO2 नेगेटिव 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस व्हाट H2। तो याद रखो ये जो रिएक्शन होगा जो आपके पास ऊपर हुआ नजर आ रहा है, जो रिएक्शन को मैं लेबल कर देता हूँ, रिएक्शन 1, this reaction over here that you see is faster and produces hydrogen at a faster rate। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम सेम रखा है दोनों के अंदर, सिर्फ फर्क क्या होगा, द रेट एट विच इट इज बीइंग प्रोड्यूस। आपको नजर आएगा कि जो बबल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लाइक इनिशियली जो आपको इतने ज़्यादा नजर नहीं आ रहे होंगे इन द केस ऑफ इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। तो ये जो 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अपने ज़हन में रखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है दे माइट नॉट एक्सपेक्ट यू टू लिस्ट ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर। हो सकता है कोई एक तरीका आपसे पूछ लें या खुद एक तरीका रिएक्शन लिख के दे दें और आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप ऑब्जर्वेशंस में लिख दें। जो लास्ट वाला जो है उसमें अक्सर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। इनको मैं बैलेंस कर देता हूँ एक मिनट। सो आपके पास जो इक्वेशन है दैट विल बी 2HCl गिविंग यू, ये बैलेंस हो गई है, और नीचे वाली जो है दैट विल बी 2CH3COCH2 and that will be a balanced equation। Do all of you make sense of the formula for magnesium ethanoate over here? Do all of you understand why the formula is in this form? Because magnesium 2+ होता है ना यहाँ, तो आपको इस anion के 2 चाहिए होंगे in order to make a neutral salt, like overall electrically neutral salt। तो magnesium जो होगा वो इथेनोइड के साथ जब आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो एक मैग्नीशियम कैटायन 2 इथेनोइड आयन के साथ होगा। डू ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज एक इथेनोइड आयन के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है ना यार, आपको टोटल 2- चाहिए होगा, तो आपको फिर 2 इथेनोइड आयन चाहिए होंगे टू क्या नाम है फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड विद 1 मैग्नीशियम आयन। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड। अब हम एक सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं लाइक जो आपको पता ही है, बट लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा उसमें एडिशनल चीज़ होगी जो आपको करनी होगी, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी लाइक, ठीक है। यू नो दैट जब आपसे पूछा जाता है वाटर का pH क्या होता है तो उसका pH वैल्यू आप क्या रख के जाते हैं, pH विल बी इक्वल टू व्हाट 7। एंड यू ऑल्सो नो इफ द pH वैल्यू इज लेस देन 7 तो हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन इज एसिडिक। इफ द pH वैल्यू इज मोर देन 7 द सोल्यूशन इज एल्कलाइन। ये आपको पता ही है। सो इफ द pH वैल्यू इज इक्वल टू 7 versus if the pH value is less than 7 versus if the pH value is greater than 7,
आपकी डिडक्शन क्या होती है सोल्यूशन की, कि उस सोल्यूशन का जो है वो नेचर क्या होगा. इफ़ pH इज़ लेस देन 7 the solution is what, acidic. If the pH is equal to 7 it is what, is pure water. And if it's greater than 7 हम क्या बोलते हैं, solution is alkaline और solution is basic in nature. तो आपके पास ये होता है pH of aqueous solutions की जो रिडक्शन होती है. जब भी आपको pH की वैल्यू दें, ये सिंपल सी चीज़ है, बट चूँकि लर्निंग आउटकम में मेंशन है, मेक श्योर दैट यू नो 7 इज़ द न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे आपके पास pH ऑफ वाटर होता है. 7 से नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली होती हैं एसिडिक होती हैं, ऊपर वाली बेसिक होती हैं, अल्कलाइन होती हैं. डिस्टिंक्शन थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा चीज़ जब आप पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, जब pH लेस देन 7 होता है आपको पता है एसिडिक है. आपको कुछ रेंज में बताऊँगा जो आप याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या होती है और आप याद रखेंगे वीक एसिड की क्या होती है. समझ में आ गई ना, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी एडिशनल होगी. अगर जो है वो आपके पास एसिड जो है वो सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है. ये रेंज है जो आप याद कर रहे हैं. A2 में ना आप pH कैलकुलेट किया करेंगे. अभी आपने pH की कैलकुलेशन थोड़ी की है, उसमें लॉगरिथम्स इन्वॉल्व होते हैं. बाय द वे pH जब कैलकुलेट किया जाता है ना तो लॉग लगा के कैलकुलेट किया जाता है, वो आप A2 के अंदर करते हैं. नहीं, AS में कोई नहीं है ऐसा आपको pH कैलकुलेट करने को आए. AS के अंदर बस आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का pH रेंज क्या होता है, वीक एसिड का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है, वीक बेस का क्या होता है. वो यहाँ मैं रेंज लिख दूंगा, आप बस वो रेंज याद करके जाएंगे. आपको वो रेंज याद करनी है. समझ में आगे. सो फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड pH range will be generally between what, 0 to 2. और ये रेंजेस हैं, these are not hard and fast rigid values. आपको ये इसलिए दी जाती हैं तो आपके लिए आसान हो कि भाई कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो कि उसका pH क्या होगा तो मैं 0 to 2 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर लूँगा. दैट इज ऑल दैट इट इम्प्लाइज. ठीक है. जो वीक एसिड होगा उसका वैल्यू क्या याद करेंगे, द वीक एसिड विल बी व्हाट, विल बी समवेयर बिटवीन 4 to 5. आपके लिए सेफ रेंज याद रखें 4 to 5. इसका ये मतलब नहीं है अगर आप 3.9 मार्क कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा या 3.8 मार्क कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा. ये इसलिए दी जाती है रेंजेस कि आप याद कर लेना यार. आपको पता हो भाई आपने यहाँ से ग्राफ अपना यूज़ करने, जब आप pH मार्क करने होंगे तो आप यहाँ पे अपना ग्राफ के ऊपर इस तरह लेवल करेंगे, इस तरह मार्क करेंगे कि यार ये कैसा प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट है या फोटो कॉपी है. ठीक है, प्रिंटर खराब हो गया हमारा. एक भी ले जाओ ना, इसको करनी है हमें शेप इधर हो, इसको भेज दो फौरन. सीक्वेंस में डाले ना ये सारे, ये ले जाओ, ये ले जाओ. उसको बोले इसकी कॉपीज़ ले आए, 20 कॉपीज़ लाए ना आप. यहाँ पे पेज रख देना ताकि ये ब्लैक मार्क ना है, क्लियर कॉपी है. उसको इसकी क्लियर कॉपी तो निकाल लो, वरना सारी ख़राब आएंगी. या उस फोटो कॉपी को वो भेज दो, डायरेक्ट भेज दो, लेकिन उसको सीक्वेंस समझा देना, वो गलत सीक्वेंस बना कर. से सो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड आप pH रेंज क्या मार्क करेंगे, 0 to 2. फॉर अ वीक एसिड शुड बी समवेयर बिटवीन 4 to 5. प्लीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आपने 3.6 मार्क कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा या 5.4 मार्क कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. दीज आर रेंजेस जो आप याद करके जाएंगे. एग्जामिनर खुद वहाँ लिख दे, सही है, वो खुद लिख देगा भाई. अगर आपको लिखने को आ जाए तो आपके पास कुछ तो वो लिखने को लगेगा. तो 0 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया एंड 4 to 5 क्या हो गया, वीक एसिड हो गया. लाइक एल्कलाइन जब आपके पास होंगे सोल्यूशन, तब आप जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक किसका मार्क करेंगे. फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, आपकी जो pH रेंज होगी वो 12 to 14 होगी. क्या होगी, 12. आपको ये तो पता है ना pH रेंजेस नॉर्मली जो नॉर्मल pH रेंजेस होती हैं, दे रेंज फ्रॉम मिनिमम ऑफ 0 to अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मच, 14. ये तो आपको पता नहीं. लाइक एंड बाय द वे आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी, लाइक वैसे ही मैं बता रहा हूँ, A2 में तो आप करेंगे, pH नेगेटिव भी हो सकता है. अब आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, बट येस pH नेगेटिव भी होता है और pH 14 से ऊपर भी होता है. नॉर्मल सोल्यूशन नहीं होते हो, इसलिए आपको पढ़ाए नहीं जाते. 0 to 14 इज द नॉर्मल रेंज ऑफ वॉट ऑफ pH. आप A2 में आएंगे आप देखेंगे नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं और 14 से ऊपर भी होती हैं. लाइक फिर आपके पास वीक एल्कलीज होते हैं. वीक एल्कलीज की जो रेंज होगी जो आप एग्जाम के लिए याद करके जाएंगे, दैट बी समवेयर बिटवीन वॉट, समवेयर बिटवीन 8 to 10. ये आपकी हो जाएंगी सारी pH की रेंजेस. ये थोड़ा सा आपके लिए नहीं आएगा, जो ऊपर मैंने लिखा है बाकी pH equal to 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, ये आपको पहले भी पता था. बस मैं चाहता कि वो पहले मैं लिख के फिर मैं आपको बता दूँ भाई कि जो आपने रेंजेस याद रट्टा मार के जानी है ना, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वो ये वाली रेंजेस है जो आपने यहाँ पे जानी है. और आपको अभी पता जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आप याद करके जाएँ. लाइक आपके मार्च में क्वेश्चन आ गया था भाई जिसमें आपको टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करना था एंड दीज वैल्यूज वर टू बी यूज्ड ओवर देयर, वरना आपको किस तरह पता चलेगा pH ऑफ द एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है. तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये रेंजेस लिख दी हैं. आप ये रेंजेस अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे. जब आपसे एग्जामिनर पूछ ले pH ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है या फला क्या होता है, इस रेंज के बीच में कोई भी वैल्यूज दे देना, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और हमारे पास जो है वो वीक बेस जो आखिरी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया लाइक द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की समरी. दिस इज द pH स्केल. डू यू रिमेंबर व्हाट दिस स्केल इज, हाउ इज दिस स्केल मेड. ये जो डिफरेंट कलर्स हैं ये किस पे आते हैं. यू रिमेंबर द नेम ऑफ द इंडिकेटर.
यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो आपके पास पीएच स्केल नजर आया है जो डिफरेंट कलर्स का होता है, ये प्रोड्यूस होता है यूजिंग व्हाट, यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपके पास जो है वो लिटमस पेपर की तरह नहीं होता ब्लू और पिंक कलर सिर्फ आ जाए। एक लिटमस पेपर भी आपने किया था ना अपने एएस में, आप पढ़ते होंगे लाइक ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। जो मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है या पिंक हो जाता है, रेड हो जाता है। आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स देता है लाइक, एंड ईच कलर रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ पर्टिकुलर पीएच ऑफ द सोल्यूशन। यूजुअली आपके पास कलर्स जो रेडिश रेंज में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो वॉयलेट रेंज में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे भी रेंज याद कर सकते हैं, अगर आपको कलर्स याद करना ज़्यादा आसान होता है तो आप यहाँ पे भी रेंज याद कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर इट इन दिस फॉर्म। ये जो आपके पास है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज हो जाएगी, ये जो है वो वीक एसिड की रेंज हो जाएगी, ये जो है वो आपके पास वीक एल्कली की रेंज हो जाएगी जो 8 से ऊपर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं लाइक, और ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये स्ट्रॉन्ग एल्कली की आपके पास रेंज हो जाएगी। याद रखो जो 7 आपके पास वैल्यू होती है ये होगी प्योर वाटर की। दिस विल बी द वैल्यू जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन की होगी। समझ में आ गई लाइक। और जरूरी नहीं है न्यूट्रल सोल्यूशन हमेशा प्योर वाटर हो। आपके कोर्स में लेके आप याद रखें वाटर एज अ पीएच 7। आपके पास ये भी तो हो सकता है ना एक सॉल्ट हो जो कि न्यूट्रल होती है लाइक, उसका सोल्यूशन है उसका पीएच भी 7 आ जाता है अक्सर लाइक। तो जस्ट रिमेंबर दैट न्यूट्रल सोल्यूशन और भी होते हैं। जनरली उन न्यूट्रल सोल्यूशन को समझने के लिए आपके जहन में ये होना चाहिए कि उनका पीएच क्या आएगा, वैल्यू 7 आएगा। प्योर वाटर का भी 7 आता है। बहुत सारे सॉल्ट के सोल्यूशन होते हैं, सारे नहीं, बहुत सारे सॉल्ट के सोल्यूशन होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, आप पानी में डालें और पीएच मेजर करें 7 आता है उसका पीएच। समझ में आ गया, बिकॉज दैट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप्स होते हैं, अभी थोड़ी देर में तो सॉल्ट के टाइप्स बताता हूँ। व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? If I was to ask you simple definition बता दो, word neutralization reaction क्या होता है, क्या लिखोगे? Sorry? Good. So when an H plus reacts with an OH negative to form water, उसको neutralization reaction कहते हैं. So what is a neutralization reaction? A reaction which produces water by reacting an acid with an alkali, with a base लिख दो या alkali को, दोनों एक्सेप्ट with an alkali। ठीक है। और आप नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को जब आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? H प्लस रिएक्ट्स विथ वॉट, विथ OH नेगेटिव टू गिव यू वाटर। ठीक है। तो ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एक चीज़ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनती है वो तो वाटर होती है, करेक्ट। दूसरी चीज़ क्या बनती है? Salt. Do all of you know that neutralization reactions form salts? So आपके पास neutralization reaction से बनती क्या? Neutralization reactions also form salts. Neutralization reactions also form salts. Do you know any types of neutralization reaction? Do you know types of neutralization reaction? You know that there are 4 types of neutralization reaction. Have you heard about them? AS में तुम लोग पढ़ते थे ना न्यूट्रलाइजेशन, उसमें न्यूट्रलाइजेशन किन के बीच में पढ़ते थे लाइक? कौन सी न्यूट्रलाइजेशन पढ़ी है AS? अब वो लेवल में सॉरी कौन सा? एसिड एंड एल्कली। तो एसिड भी तो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और बेसिस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट वी हैव। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, 4 types of neutralization reactions, और मैं चारों ले देता हूँ, आप आराम से खुद भी गेस कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और वो 4 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन से हैं? नंबर 1 strong acid and strong base, strong alkali, ये आपके पास आ गया। नंबर 2 strong acid and weak base या weak alkali। तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास? आपने 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कर लिया, अब 2 आप वीक एसिड से करेंगे, सही है। सो वीक एसिड with strong alkali एंड लास्ट आपका क्या सिनेरियो हो जाएगा? वीक एसिड with weak base या weak alkali, weak acid with weak बेस और एल्कली। ये 4 आपको क्यों कराए जा रहे हैं? बिकॉज याद है ओ लेवल में तुम एक टाइट्रेशन कर्व बनाते थे, याद है? आप इन चारों के अलग अलग टाइट्रेशन कर्व बनाएंगे, ये आपको आना चाहिए। और इन चारों के टाइट्रेशन कर्व्स बनाने के लिए जो आइडियल इंडिकेटर यूज़ होता है ना लाइक इन टाइट्रेशंस के लिए,
वो भी आपको कोर्स के लिए पता होना चाहिए। ये पहले सब A2 में होता था यार, तुम्हें इसका AS में कुछ भी नहीं मिलेगा। लाइक पहला पेपर जो जिसमें ये आया ना, लाइक वो तुम्हारा मार्च, ये जो भी इंडिया में जो पेपर हुआ है उसमें आया। लाइक नो AS पेपर जिनमें ये चीज़ मिलेगी आपको। लाइक फर्स्ट टाइम इट वॉज इंक्लूडेड इन द कोर्स, और पहले पेपर में इन्होंने डाले था। इससे मैं बोला नई वाली चीज़ें छोड़ के नहीं जाना यार। अक्सर आप जब पास में बहुत करते हैं ना एंड में, लाइक यू ट्राई टू यू एंड अप मिसिंग आउट ऑन द न्यू लर्निंग आउटकम्स। भाई बेशक कम ही मार्क के क्यों ना आए, 4-5 मार्क क्यों ना हो भाई, लाइक 5 on 60 मार्क्स इज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स जिसका वो क्वेश्चन आया, तो आप लूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो इजी बेकिंग्स होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती हैं। तो आप जितनी भी नई नई चीज़ें ना हमने कोर्स में की होंगी, और जब मैं जिस तरह बायो में हम रिवीजन करें ना सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज देखने लगे, इस तरह हम कैम में भी करेंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं। लाइक तो वो एंड में बस स्क्रीनशॉट देख लेना सारे सिलेबस के, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि फला फला नए जो है वो आपके पास लर्निंग है। अब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्व बनाते ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ होगी। तुम्हारे जहन में सॉल्ट जब भी पानी में डालोगे ना, तो पानी का pH क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए पानी का pH? इफ़ यू ऐड अ सॉल्ट टू वाटर, व्हाट शुड बी द pH ऑफ वाटर? 7। इट्स नॉट ऑलवेज द केस, इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। सॉल्ट्स के टाइप्स होते हैं, और 3 टाइप्स होते हैं सॉल्ट्स के, और मैं बताता हूँ कौन सा टाइप सॉल्ट का कब बनता है, ताकि आपको बताओ न्यूट्रलाइजेशन कौन सा वाला कौन से टाइप का सॉल्ट बनाएगा। लाइक सो यू टॉक अबाउट सॉल्ट्स, प्लीज रिमेंबर सॉल्ट्स के 3 कॉमन टाइप्स होते हैं। एक टाइप की सॉल्ट्स होती है जिनको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स। अभी तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ और तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्यों इसको एसिडिक बोलते हैं। फिर एक जो होती है कॉमन टाइप की जो आपने पढ़ी है, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स। और तीसरे टाइप की सॉल्ट होती है जिनको हम बोलते हैं बेसिक या एल्कलाइन सॉल्ट। कैन एनी टेल मी हाउ वुड यू डिफाइन दीज 3 फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट? इफ न्यूट्रल सॉल्ट इज द सॉल्ट which on addition of water produces a pH equals to 7, what will you define an acidic salt as? जब आप उस सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो pH क्या हो जाएगा? लेस देन 7। एंड व्हाट विल बी अ बेसिक सॉल्ट? जब आप उसको पानी में डालेंगे तो pH विल बी व्हाट? विल बी मोर देन 7। तो एक जहन में आती है बनती कैसे है भाई न्यूट्रल सॉल्ट, तो समझ में आती है, बहुत सिंपल लॉजिक होती है। तो देखिए यार, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, लाइक तो जो आपके पास इवेंचुअली सॉल्ट बनती है वो न्यूट्रल बनती है। क्या बनती है? बिकॉज दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे ना लाइक आपके पास, तो दोनों का इफेक्ट सेम ही था इन प्रोड्यूसिंग H+ या प्रोड्यूसिंग OH नेगेटिव। तो दोनों जब कंबाइन होंगे, H+ OH नेगेटिव जब कंबाइन होंगे, तो आपके पास प्योर वाटर ही बन रहा होगा, साथ सॉल्ट बन जाएगी, तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सो न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होती हैं a salt is said to be neutral. A salt is said to be neutral. Is said to be neutral if it produces a solution. If it produces an aqueous solution. Aqueous solution with pH equals to 7. And common example of a salt will be, जब एक स्ट्रॉन्ग, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, रिएक्ट करो, जो भी सॉल्ट बनेगी न्यूट्रल बनेगी। तो व्हाट बी द टिपिकल न्यूट्रल सॉल्ट? NaCl। दैट्स अ टिपिकल न्यूट्रल सॉल्ट जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लाइक सो अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्ट इज व्हाट? NaCl। आप स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करें, जो सॉल्ट बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी? न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगी। लाइक कैन एनीबॉडी प्रेडिक्ट कि एसिडिक सॉल्ट बनेगी कब? When do you think आपके पास एसिडिक सॉल्ट फाइनल सॉल्ट बनेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट? A weak base. Do you understand why that will be the case? Because strong acid H+ ज्यादा बना रहा होगा ना, आपके पास ज्यादा देर होगा सोल्यूशन में, लाइक और OH नेगेटिव जो है बेस से कम आ रहे होंगे आपके पास। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो जो सॉल्ट बनेगी that will have excess of H+ ion in the solution। मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ उसकी एग्जांपल, तो आइडिया हो जाएगा why is that the case। तो a salt is said to be acidic. A salt is said to be acidic. Is said to be acidic if it produces an aqueous solution with pH less than 7. Can anybody give me an example of such a salt? Can anybody give me an example of such a salt? Magnesium chloride could be one, absolutely correct. What else? Common salt बताओ, लाइक जो तुमने O लेवल में पढ़ी हो यार। एक वीक बेस की एग्जाम बता दो जो O लेवल में पढ़ी है। O लेवल में कोई एक वीक बेस, अमोनिया वाज अ वीक बेस। डू यू रिमेंबर दिस फ्रॉम योर O levels?
अमोनिया को HCl से रिएक्ट करो, क्या बनता है सॉल्ट? अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं पानी में डालूंगा ना, पानी का pH 7 से नीचे हो जाएगा। वाई? बिकॉज अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन होते हैं ना, वो अपने H+ रिलीज कर देते हैं। समझ में आ गया लगा आपको? लाइक सो अमोनियम क्लोराइड इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। जब भी वीक आपके पास बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जो सॉल्ट बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास? एसिडिक सॉल्ट होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल उसी लॉजिक को अप्लाई करके आप बता सकते हैं बेसिक सॉल्ट कब बनेगी? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा बट वीक क्या होगा? एसिड होगा। लाइक इन दैट केस आपके पास जो क्योंकि एल्कली स्ट्रॉन्ग था, जो सॉल्ट बनेगी वो ओवरऑल क्या बन जाएगी? बेसिक बन जाएगी। सो सॉल्ट इज सेड टू बी basic if it produces an aqueous solution with pH greater than 7, with a pH value greater than 7. Can you give me an example of such a आसान नाम? Think of a weak acid and a strong alkali and make a salt. सोडियम इथेनॉइड। एब्सोल्युटली। आप सोडियम इथेनॉइड को पानी में डालेंगे ना, पानी का pH जो होगा वो क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। इट्स एन अल्कलाइन। इसको जब भी बोलते हैं हम ये बेसिक सॉल्ट है या अल्कलाइन सॉल्ट है। सो टिपिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑफ अ बेसिक सॉल्ट विल बी सोडियम इथेनॉइड। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? सोडियम इथेनॉइड हो जाएगा। राइट। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने जो बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये थोड़ा ओवरलैप यार A2 के साथ है, थोड़ा AS के साथ है। अब ये थोड़ा सा कर लो, ये ग्रेज होना थोड़ा सा, ठीक है ना? कि आपको सॉल्ट के बारे में ये तो पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, बट और ये भी पता होना चाहिए कि भाई pH हर सॉल्ट का अलग अलग आता है जब सोल्यूशन में डालते हैं। बट ये पता होना कि एसिडिक सॉल्ट कब आती है, न्यूट्रल कब आती है, ये कब आती है। इसका थोड़ा ओवरलैप A2 के साथ भी है। बट इतनी आसान चीज़ आप वैसे ही याद कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। इसे आप अभी याद कर लें, A2 में आपका रिकॉ हो जाएगा। सो ये जो आपके पास एसिडिक सॉल्ट है, ये कब बनी है? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हुआ था विथ वॉट? विथ अ वीक एल्कली और अ वीक बेस। ठीक है, ये कब आई थी आपके पास? जो न्यूट्रल सॉल्ट है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हुआ था विथ वॉट? विथ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग बेस। और ये आपके पास आई थी जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस था दैट रिएक्टेड विथ वॉट? विथ अ वीक एसिड। यू सी, जो हमने पीछे 4 सिनारियो लिखे थे, उनमें से 3 सिनारियो तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं। कौन सा सिनारियो नजर नहीं आ रहा? वीक एसिड एंड वीक बेस। आपके ख्याल में उस केस में क्या होगा? जब वीक एसिड और वीक बेस हम रिएक्ट करेंगे तो नेचर ऑफ सॉल्ट जो बनेगी वो क्या होगी? न्यूट्रल। भाई एक ही सबका आंसर नहीं। अच्छा, इन दैट केस वो तुम्हारी थोड़ा सा बिल्कुल नई चीज़ होगी। द सॉल्ट फॉर्म कुड बी ईदर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तीनों में से कोई भी आ सकती है। लाइक तो वो आपके काफ़ी टेंशन लें। इसके पीछे भी बड़ी साइंस है, समझ में आ गई ना? अभी रट्टा मार लें आप। अभी जो तो ब्रैकेट में लिखा है ना कि ये वाली कब आती है, ये वाली कब आती है, आप अभी रट्टा भी मारने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बता इसलिए हूँ बिकॉज जब आप खुद कभी पढ़ रहे होंगे ना गौर से, तो आपके जहन में आएगा तो यार वीक एसिड वीक बेस से क्या बनता है, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट बनता है। तो याद रखें, उससे आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट भी पॉसिबल होती है। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं ना उसके, तो न्यूट्रल सॉल्ट भी पॉसिबल होती है, एसिडिक सॉल्ट भी पॉसिबल होती है और बेसिक सॉल्ट भी पॉसिबल होती है। तीनों टाइप की पॉसिबल होती है बेस्ड ऑन कौन सा वीक एसिड था और कौन सा आपके पास वीक बेस था। सी सो रिएक्शन बिटवीन a weak base and a weak acid may produce a neutral, acidic और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बेस्ड अपॉन। और इसके लिए आपको एडिशनल इन्फो चाहिए, आप इसका नहीं याद कर सकते। मैंने लिखा सिर्फ इसलिए कि जब तुम ये पढ़ रहे होगे ना खुद, तुम्हारे जहन में ज़रूर सवाल आएगा या वो चौथी वाली टाइट्रेशन से कौन सा सॉल्ट बनता है पहले ही। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ ये बताना चाहिए सॉल्ट्स की नेचर क्या क्या होती है, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। क्योंकि एक आपके जहन में ना ओ लेवल से जहन में बैठ जाता है कि सारी सॉल्ट न्यूट्रल होती हैं, ऐसा नहीं होता है यार। सॉल्ट बनती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, और न्यूट्रलाइज रिएक्शन में जो एसिड और बेस यूज होता है ना, उनकी नेचर डिटर्मिन करती है कि जो सॉल्ट बनेगी उसका नेचर क्या होएगा। लाइक अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल सॉल्ट आ जाएगा आपके पास भाई, अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक आपके पास वीक है तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना लाइक उसके बेसिस में नेचर ऑफ द सॉल्ट होती है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक सॉल्ट बनेगी, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगी। अगर दोनों वीक हो जाते हैं फिर तीनों में से कोई भी सॉल्ट का लाइक्लीहुड होता है पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वीक बेस था और कौन सा आपके पास वीक क्या नाम है एसिड था। और उसके लिए ना आपको बहुत और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, समझ में आ गई लाइए। उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इन्वॉल्व होते हैं, वो इस तरह आप कर ही नहीं सकते हैं, वो आपने अभी तक किए ही नहीं है। A2 में भी तो इक्विलिब्रियम आएगा, AS में जैसे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना लाइक KC KP, A2 में आप देखेंगे 100 किस्म के और इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, के ये के वो के ये पता नहीं कितना आएंगे लाइक, उनमें कुछ सॉल्ट्स के भी होंगे लाइक। तो उससे आप डिड्यूस करते हैं कि भाई बेसिकली कौन सा सॉल्ट बनेगा जब आप वीक एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करते हैं। द लास्ट बिट दैट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द टाइट्रेशन कर्व्स। और टाइट्रेशन कर्व्स A2 में भी आप पढ़ेंगे, AS में भी आप पढ़ेंगे। मैं तो बहुत हैरान था जब मैंने मार्च का पेपर देखा, उसमें टाइट्रेशन कर्व AS में दिया हुआ था। फर्स्ट टाइम लर्निंग आउटकम इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम ये आगे पेपर में डाल दिया लाइक। ये A2 में होता, आपको AS में कोई सवाल नहीं मिलेगा इसका। आप A2 पेपर उठाएंगे तो आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि AS में टाइट्रेशन कर्व्स की क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी, ये आप याद करके जाएंगे। समझ में आ गई। सबसे पहले तो टाइट्रेशन कर्व होता क्या है, इट शोज यू द pH चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन रिएक्शन, जब आप एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने ओलेस में ये पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत, टाइट्रेशन कर्व्स जो होते हैं वो आपने एक ही टाइप पढ़ा हुआ है लाइक कि ये आता है वर्टिकल और यूँ चला जाता है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना, सारे ही ऐसे होते हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड अपॉन हमने जो 4 टाइप्स की टाइट्रेशन लिखी थी ना, उन 4 टाइप्स की टाइट्रेशन में थोड़ा थोड़ा सटल डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आप देखेंगे। मैं अभी 4 टाइट्रेशन कर्व्स प्लॉट करूंगा, 1 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, second one for strong acid and weak base, then weak acid and strong base, and then weak acid and weak base। चारों के हम टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करेंगे। और हर टाइट्रेशन में जो आइडियल चॉइस ऑफ इंडिकेटर होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, वो आपको रट्टा मार के जाना होगा। टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करने में थोड़ी सी लॉजिक होती है, वो लॉजिक मैं अभी तो बताऊंगा। पहले एक दफ़ा रिकॉल कर लो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pH की रेंज क्या क्या pH रेंज है, 0 to 2। वीक एसिड होगा तो क्या है 4 to 5। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या है 12 to 14। वीक बेस होगा तो क्या है 8 to 10। बस ये अपने जहन में रखना, तो मैं अभी बोल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तुम्हें याद करना है, समझ में आ गई। तो टाइट्रेशन कर्व्स जब भी प्लॉट किए जाते हैं तो उनमें जो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। तो इसमें जो वाई एक्सिस होता है ग्राफ का वो हमेशा क्या होता है pH होता है, और एग्जामिनर आपको ये जो pH वैल्यूज़ वाई एक्सिस में देगा वो हमेशा 0 से 14 तक की वैल्यूज़ होती हैं। क्या होती हैं 0 से 14 तक की वैल्यूज़ होती हैं। जो एक्स एक्सिस होता है वो या तो वॉल्यूम ऑफ एसिड होगा जो आप ऐड कर रहे होंगे, या वॉल्यूम ऑफ बेस होगा जो आप ऐड कर रहे होंगे। कोई एक चीज़ आप ऐड कर रहे होंगे लाइक, समझ में आ गई ना। देखो एक चीज़ तो बीकर में होगी ना ऑलरेडी लाइक, एक चीज़ आप ऐड करेंगे ब्यूरेट से, तो जाहिर सी बात है जो आप ब्यूरेट से चीज़ ऐड कर रहे होते हैं ना उसका वॉल्यूम यहाँ पे जाता है। तो जो ब्यूरेट से ऐड हो रहा होगा उसका वॉल्यूम आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे होते हैं। अभी मैं तुम्हें शो करता हूँ किस तरह ये प्लॉट किया जाता है ग्राफ। तो ये हो गया ग्राफ के एक्सिस, ताकि आपको बताओ क्या चीज़ प्लॉट हो रही होती है अगेंस्ट व्हाट, pH अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ एसिड और एल्कली एडेड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जाहिर सी बात है ये चीज़ जो आप ऐड कर रहे होते हैं ना, जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है लाइक, ये याद रखो ये वो चीज़ है जो ब्यूरेट से आ रही होती है। किससे आ रही होती है, ब्यूरेट से आ रही होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑपरेटर्स जो यूज़ होता है टू प्लॉट द टाइट्रेशन कर्व, और फिर हम 4 टाइट्रेशन कर्व प्लॉट कर लेंगे एंड दैट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द ऑपरेटर्स दैट वी यूज। हैव यू सीन दिस ऑपरेटर्स बिफोर, हैव यू गाइस सीन दिस ऑपरेटर्स बिफोर। आपको पता है ये क्या चीज़ें नहीं यहाँ पे, ये तो आपको पता है ना ब्यूरेट, ये स्कूल लैब में यूज़ किया है। इसमें तो आप सिर्फ ओले में तो थ्योरी पढ़ते हैं ना, स्कूल में आपने लैब में यूज़ किया ना ब्यूरेट। लाइक दिस इज अ बीकर, दिस इज अ ब्यूरेट। ये आपके पास जो ना है दैट्स अ pH मीटर। व्हाट इज दिस, अ pH मीटर विच इज अटैच्ड टू अ स्क्रीन जहाँ पे pH की वैल्यूज आ रही होती हैं, जिस तरह टाइट्रेशन का रिएक्शन हो रहा होता है। अभी तो गौर से देखो, एक में यहाँ देखो, एक चीज़ इस डायग्राम में मिसिंग है, वो ऐड होनी चाहिए लाइक। तो अच्छा सवाल ये बन जाएगा, पूछेंगे क्या है डायग्राम में मिसिंग, तो वो डायग्राम में जो मिसिंग चीज़ है वो क्या है, नहीं एक चीज़ जो आपके ख्याल में मिसिंग है एटीपी का सवाल, एटीपी। अबे स्टेरर मिसिंग है यार, स्टेरर मिसिंग है, स्टेरर मिसिंग है, समझ में आ गई। आपको स्टेरर चाहिए होता है टू इंश्योर टू कीप ऑन। नहीं हाथ से नहीं करते, हाथ से नहीं, उंगली से नहीं करना है मिक्स आपको, यहाँ
स्टेरर होता है जब आप ब्यूरेट से डाल रहे होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूरेट लिखा है विद NaOH, तो मैं अल्कली ब्यूरेट से डाल रहा हूँ, ठीक है ना। बीकर में मेरे पास क्या है, HCl है, एसिड है, तो मैं जाहिर सी बात है मैग्नेटिक स्टेरर्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली बेसिकली स्टेर कर रहे होते हैं सोल्यूशन को। आपको एक्चुअली स्पैचुला उसकी कोई मैनुअल स्टेरर की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना टाइट्रेशन कर्व्स प्लॉट करने के लिए, देयर इज अ मैग्नेटिक स्टेरर क्या नाम है अंडरनीथ द बीकर, वो मैग्नेटिक स्टेरर जो है वो बस आपको ऑन करना होता है, वो खुद ही अपनी स्पीड ऑल्टर करता है बेस्ड ऑन कितना जो है वो आपके पास NaOH आप ब्यूरेट से डाल रहे होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ नोट करो यार, एक चीज़ मुझे बताओ, जब मैं कर्व प्लॉट करूँगा व्हाट बी द इनिशियल pH की वैल्यू, किस रेंज में वो इनिशियल pH की वैल्यू होगी, 0 से 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए। वाई इज दैट द केस, बिकॉज pH मीटर जो मेजर कर रहे हैं वो क्या मेजर कर रहे हैं, ये, और वो जो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं ना वॉल्यूम, वो कौन सी वॉल्यूम आप मेजर कर रहे होंगे, द वॉल्यूम ऑफ NaOH दैट यू एडिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, जो वाई एक्सिस पे pH की वैल्यूज प्लॉट हुई है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होंगी, जब यहाँ पे आपने pH मीटर रखा होगा तो वो एसिडिक pH से स्टार्ट होगी। सही बात है, बिकॉज मैंने बीकर में क्या रखा है, एसिड रखा है। एग्जाम में अगर बीकर में आपने एल्कली रखा होता तो पहला pH की वैल्यू आपकी बहुत क्या होती, हाई वैल्यू होती। ये आपको खुद रिड्यूस करना होता है, एग्जाम में आपको खुद बताता नहीं है, खुद रिड्यूस करना होता है आपको ये फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। तो मैं जो अब कर्व बनाऊंगा वो कर्व बनाऊंगा जो कि लो pH वैल्यू से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस वाले टाइट्रेशन का कर्व बना रहा हूँ तो वो लो pH वैल्यू से स्टार्ट होगा, और मैं जिस तरह ये ब्यूरेट से NaOH डालता जाऊँगा pH ऑल्टर होता जाएगा। इवेंचुअली जब आपके पास एक पॉइंट आता है कि NaOH और HCl की जो इक्विवेलेंट अमाउंट्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, उस पॉइंट पे ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल क्या आती है, राइज आती है, शार्प वर्टिकल राइज आती है। लाइक उस पॉइंट, वो जो शार्प वर्टिकल राइज होता है ना, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको एक नाम देते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट एज, वो जो शार्प वर्टिकल राइज होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज द डैश ऑफ द रिएक्शन। उस डैश में क्या आएगा, एंड पॉइंट। उसका एक और नाम होता है, ज़्यादा अच्छा नाम होता है एंड पॉइंट, जो है ना वो बच्चों के लिए टर्म होती है। लाइक नो, ई से आता है वो, कहीं ना कहीं तो ओले में पढ़ा होगा, इसमें से थीटे बच्चे होंगे। एक एंड पॉइंट है ई से, एक और उससे अच्छा वर्ड है जो ई से आता है, व्हाट इज दैट, है वर्ड। अबे तो स्कूल में क्या हुआ तो याद ही नहीं है क्या, you haven't heard about equivalence point, you haven't heard about the term equivalence point. Okay, so equivalence point is a much better term, but आप, और ये थोड़ी डिफरेंट टर्म्स होती हैं, equivalence और end point थोड़ा सा डिफरेंट टर्म होता है। कोर्स के लिए आप अभी AS में इनको सिनोनिमस टर्म्स ट्रीट करेंगे, और मैं आपको जब कर्व प्लॉट करके दिखाऊंगा तो मैं साथ आपके प्लॉट भी करूंगा वो पॉइंट। So let's go through titration curve now and plot the curve for a strong acid and a strong base. अब इधर देखो यार, इधर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। मैं pH की वैल्यू जरा मार्क कर दूं, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये 2 है, ये आपके पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और ये 14 है। और मैं आपको एक सिनारियो भी दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या करेगा एग्जाम में, ठीक है। सिनारियो ये है कि आपके पास 0.1 मोल पर DMQ, कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर DMQ, इज दैट फाइन। अगर मैं ये लिखूँ लाइक आपके पास 0.1 मोल पर DMQ और 25 cm³ HCl था जो कि बीकर में था, ठीक है। और आप ब्यूरेट से जो डाल रहे हैं ना, लाइक जो NaOH डाल रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोल पर DMQ। एग्जामिनर ने आपको दे दी और आपको वॉल्यूम नहीं दिया, ये है NaOH का, करेक्ट। पहले मुझे बताओ एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करूं, व्हाट शुड बी द एक्स एक्सिस ओवर हियर, जो पीछे वाली डायग्राम थी उससे रिलेट करके बताओ, व्हाट विल बी द एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इन व्हाट, इन cm³, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैन यू टेल मी वेयर शुड आई स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम, वेयर शुड आई फ्रॉम एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2। अभी आपको एक्चुअल pH की तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2, तो हम जो है वो किससे स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। लाइक तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 1। मुझे ये बताओ, डू यू गाइस नो कि वो जो वर्टिकल राइज आता है वो किस वॉल्यूम पे शो करना होता है, वो वॉल्यूम कैसे आती है, डू यू गाइस नो दैट। अगर मैं ये एक्सेस में लेबल कर दूं 5 cm³, 10 cm³, 15 cm³, 20 cm³, 25, 30 cm³, 35, 40 cm³, कैन यू टेल मी लाइक कि आपके पास जो क्या नाम है वर्टिकल राइज आएगा वो कहाँ आना चाहिए, लाइक इस ग्राफ में वो वर्टिकल राइज कहाँ आना चाहिए, लाइक किधर आना चाहिए। डू ऑल ऑफ यू नो हाउ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाई दैट बी द केस, बिकॉज देखो तुम ये करते किस तरह, बिल्कुल सही तुमने बता रहे हो, 25 cm³ पे वर्टिकल राइज आएगा, व्हाई, बिकॉज NaOH और HCl का जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं
तो NaCl प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। आपको पता है इनका रेशियो 1:1 है, करेक्ट। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी फॉर टाइट्रेशन वो भी क्या होगी, सेम हो जाएगी इनकी यार, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों, ये एग्जामिनर नहीं बताएगा आपको, ये खुद आपको रिड्यूस करनी होगी किस वॉल्यूम पे वर्टिकल राइज शो करना है आपने। अब ग्राफ में आपको बताता हूँ ग्राफ का ट्रेंड किस तरह का नजर आएगा आपको। द ग्राफ विल ग्रो फ्रॉम, या 25 पे एक डॉटेड लाइन मार्क कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे पता हो यहाँ मैंने वर्टिकल राइज शो करना है। सो ये मैं मार्क कर देता हूँ। सही, अब मेरा ग्राफ किस तरह का देखेगा, दिस इज व्हाट द ग्राफ विल लुक लाइक। द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। So this is what the graph will, titration curve will look like. आपके पास 1 से वैल्यू स्टार्ट हुई, बिकॉज मेरे पास बीकर में एसिड था जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था। 0 to 2 से बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर लो, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट की, फिर आप जो है ग्रेजुअली इस वैल्यू को राइज करेंगे, बहुत ग्रेजुअल सा राइज नजर आएगा आपको। फिर जैसे ही आप 25 cm³ पे पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, 25 cm³ पे पहुंचेंगे, देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी अ रैपिड राइज, क्या नाम है, देयर विल बी अ स्टीप वर्टिकल राइज। अक्सर सवाल ये होता है, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं, क्या करते हैं ज़्यादा, कि सर ये जो वर्टिकल राइज है ये किस pH रेंज में होगा। बहुत सारे स्मार्ट बच्चे सोचते हैं ये जो वर्टिकल राइज है आप लेके तो आए इसको, ये इसका ग्रेडियंट मुझे ख्वाब आएगा, कितना लेके जाऊँ, शैलो वर्ड स्टीप कितना लेके जाऊँ मैं। तो मैं आपको ना रेंज बता दूंगा जिसमें आपने वर्टिकल राइज शो करना है फॉर ऑल 4 कर्व्स। आप उस रेंज के बीच में वर्टिकल राइज शो करेंगे, ठीक है। वर्टिकल राइज आपका ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यूजली जब आप NaOH डाल रहे होते हैं ना ब्यूरेट से, तो आप एक्सेस में डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एक्सेस में डाल देते हैं। तो जब NaOH एक्सेस में जाएगा तो जो फाइनल pH होगा वो क्या हो जाएगा, फिर एल्कली एल्कलाइन हो जाएगा। और ये एल्कली कौन सा टाइप का है, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग एल्कली जो होता है उनका pH रेंज क्या था, 12 to 14। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू नजर आनी चाहिए ना, दैट शुड बी सम वैल्यू बिटवीन व्हाट, 12 to 14। डू यू अंडरस्टैंड दैट। एग्जाम में ये सब चीजें चेक करेगा जब आप टाइट्रेशन को प्लॉट कर रहे होंगे। और ये हम कर रहे हैं बिटवीन विच टू, क्या नाम है, रिएजेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी तीनों का भी इसी तरह ही प्लॉट होना होता है। मैं उसका तो मैं थोड़ा सा कैश बता दूंगा, अभी बस एक और प्लॉट कर लूंगा, बाकी तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास जो है वो pH राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, इट विल कम टू अ वैल्यू, और 14 से ऊपर ना जाए आपका ये कर्व बन जाएगा। एक तो ये चीज़ होगी एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करेगा। मैं बताता हूँ एग्जाम आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा। ये जो इनिशियल pH है ना, ये आप वो जो रेंज आपने रट्टा मारी ना, आप उससे खुद प्रिडिक्ट करेंगे क्या आप लेंगे, समझ में आ गई। फाइनल pH भी आप उससे ही प्रिडिक्ट करेंगे, क्या एक्सेस में चला गया तो आपके पास फाइनल pH क्या आना चाहिए। ये जो वर्टिकल राइज है ना, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, कीप दिस वर्टिकल राइज बिटवीन 3.5 एंड 10.5। किसके बीच में बोला मैंने, 3.5 फॉर व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें आप ये राइज रखेंगे बिटवीन 3.5 एंड 10.5। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, व्हाट बी द मिड पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली अराउंड व्हाट 7। तो आपके पास 7 पे ये जो वैल्यू होगी, इस पे आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द ग्राफ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एंड दिस इज द वैल्यू जिसको आप बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन या इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। और अब आपको नज़र ये भी आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था ना, तभी ये एंड पॉइंट 7 है, क्योंकि सॉल्ट बनेगी वो भी क्या बनेगी, न्यूट्रल बनेगी। क्या बनेगी, न्यूट्रल। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता ना तो एंड पॉइंट 7 पे नहीं आता, 7 से नीचे होता। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता तो 7 पे नहीं आता, 7 से ऊपर होता। ये चीज़ तुमने अपने दिमाग में डालनी है व्हेन यू प्लॉटिंग दिस टाइट्रेशन कर्व्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास बन जाएगा, दिस विल बी द एंड पॉइंट और व्हाट, और द इक्विवेलेंस पॉइंट, और व्हाट, और द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब मैं बताया तो इंडिकेटर आप क्या चूज करेंगे, चॉइस ऑफ इंडिकेटर आपकी क्या होगी। इधर देखिए, आओ फ्यू इंडिकेटर चूज कर। एक तो ये तो आपने रट्टा मारना है, एक तो ये लॉजिक है कि रट्टा मार के जाएंगे ना, ठीक है ना। दूसरी लॉजिक ये है कि यार जब ये आप रट्टा मार के जाते हैं उसके पीछे क्या है, कुछ तो साइंस होगी ना कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज। हर इंडिकेटर तो हर टाइट्रेशन में यूज नहीं होता। ये वो टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स पॉसिबल होते हैं। मैं आपको रैशनल बताता हूँ कि इंडिकेटर चूज करने के पीछे रैशनैलिटी क्या होती है। रैशनैलिटी ये होती है दैट ये जो आपके पास स्टीप वर्टिकल राइज है ना, उसमें जो pH रेंज है 3.5 to 10.5, आप इंडिकेटर ऐसा चूज करते हैं जो इस pH रेंज के बीच में अपना कलर चेंज कर सके। क्या कर सके, कलर चेंज कर सके। फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
ये 3 पॉसिबल इंडिकेटर्स होते हैं जो ये कर सकते हैं। मैं तीनों यहाँ पे लिखूंगा, आप बेशक एक याद करके चले जाएगा, वो भी काफ़ी होगा। लाइक एक एक इंडिकेटर आपको याद करके जाना है फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। समझ में आ गए? तो यहाँ पे जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स पॉसिबल होती हैं, मैं 3 कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ। वी कैन यूज़ व्हाट वी कॉल एज फेनोफ्थलीन, ये आपने यूज़ किया हुआ है लैब में, phenolphthalein. Then we have what we call as bromothymol blue, and then we have what we call as what, methyl red, methyl, commonly labs में methyl orange आपको मिलता है, उसी तरह का methyl red indicator होता है। These are 3 ideal indicators to use in what, in this form of titration। ये सारे वो indicators हैं जो इस 3.5 और 10.5 की रेंज के बीच में अपना कलर चेंज शो कर सकते हैं, इसलिए these are choice of indicators as far as strong acid and strong base की titration is concerned. Like, do you remember the color changes for this? Pink to colorless. Do you remember that? Like, what about methyl red? ये बता आपको? Red to orange होता है। Like, bromothiamine blue पहले सुना है कभी? So the bromothiamine blue होता है, इसका कलर चेंज जो होता है that is from what? From blue to yellow. From what? From blue to yellow. ये मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं करता हूँ, जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम विजुलाइज थोड़ा सा करोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। कलर चेंजेस याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप अभी फिलहाल नाम याद कर लें, वही बहुत है आपके लिए। तो ये हो गया टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन। इस पर मैंने टाइम लगाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी जो 3 हैं उनमें से मैं सिर्फ एक और करूँगा, बाकी के मैं आपको चॉइस ऑफ इंडिकेटर बता दूंगा, लाइक वो बनाएंगे आप खुद, और कर्व का स्केच आपको शो कर दूंगा। बाकी डिटेल्स आप आराम से लाइक समझेंगे किस तरह बनती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ये देखिए यार, इमेजिन करो कि जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं एक पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो यूज़ कर रहा हूँ वो 0.1 मोल पर DM³ है, 25 cm³ है, और अगेन मैं HCl यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ? HCl। वीक बेस हम अमोनिया चूज़ कर लेते हैं। सो वी हैव अमोनिया एज द वीक बेस, अमोनिया एज द वीक बेस। और इमेजिन करो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर DM³ थी, वॉल्यूम आपके पास नहीं थी, वॉल्यूम हम यहाँ छोड़ देंगे, दैट इज अमोनिया। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं मोलर रेशियो क्या होता है आपस में? अगेन 1:1 होता है। लाइक, तो जो वॉल्यूम यहाँ पे वही वॉल्यूम क्या नाम है आपके पास जो HCl की यूज़ हो रही है वही वॉल्यूम अमोनिया की भी यूज़ होगी। राइट, तो अब जब मैं टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करूँगा तो अब मैं आपको बताता हूँ आपका फ़र्क क्या आएगा टाइट्रेशन कर्व में। सो फ़र्क ये आ जाएगा आपके पास, मैं pH की वैल्यूज़ डाल दूँ यहाँ ज़रा। सो ये आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी मेरा क्या है? HCl। इमेजिन करो बीकर में अभी भी क्या है? HCl डाला हुआ है। अब मैं ब्यूरेट से क्या डाल रहा हूँ? एक्वस अमोनिया। क्या डाल रहा हूँ? एक्वस अमोनिया डाल रहा हूँ। तो जब मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछूंगा क्या होएगा, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? अगेन आपका 0 से 2 के बीच में कोई होगा तो मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट जो मेरा। लाइक, वेयर विल बी द एंड पॉइंट? विच वॉल्यूम विल शो द एंड पॉइंट? अगेन विच वॉल्यूम विल शो द एंड पॉइंट? जब आप इक्वेशन लिखेंगे इन दोनों की, HCl और अमोनिया की, तो इक्वेशन ये आ जाएगी ना, HCl प्लस अमोनिया गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड। गिव्स यू व्हाट? अमोनियम क्लोराइड। करेक्ट? आपके पास इक्वेशन आएगी। अगेन मोलर रेशियो क्या है? 1:1 है आपके पास, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वॉल्यूम भी सेम ही आएगी। लाइक, तो मैं यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम मार्क कर देता हूँ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और यहाँ पे एक्सेस लेवल क्या करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एडेड, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एडेड इन व्हाट? इन CM³। द कर्व विल नाउ लुक समथिंग लाइक दिस। आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगेन आप जब अमोनिया डालेंगे थोड़ा सा शैलो राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, टिल इट रीचेज व्हाट? टिल इट रीचेज अ मार्क ऑफ 25। और जैसे ही 25 का पॉइंट आएगा तो आपके पास अब क्या आएगा? स्टीप वर्टिकल राइज। बट वहाँ पे मैंने स्टीप वर्टिकल राइज कहाँ से कहाँ शुरू किया था? 3.5 से 10.5। ये तो वीक बेस है ना, तो ये 3.5 से 10.5 नहीं जाएगा, ये 3.5 से अराउंड 7.5 तक जाएगा जो वर्टिकल राइज होगा। और फिर आप जो है वो दूसरा वाला साइड ऑफ द ग्राफ शुरू कर देंगे। और एंड pH किसके बीच में रखोगे? एंड pH किसके बीच में रखोगे? 8 to 10 में किसी भी वैल्यू के बीच में रखना, खत्म। ये आपको बस पता होना चाहिए। लाइक, तो अब मैं इसको राइज करके लेके जा रहा हूँ टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स अ वैल्यू ऑफ 7.5। यहाँ कहीं आ जाएगी 7.5 वैल्यू। एंड अब मैं इसको जो है वो यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, एंड आई टिप इट ऑफ समवेयर बिटवीन 8 to 10। लाइक, अब तुम देखोगे जो मिड पॉइंट आ रहा होगा ना, जो ये जो मिड पॉइंट है, दिस इज समवेयर बिटवीन 3.5 to 7.5। वेयर विल द मिड पॉइंट लाई? समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आपका? 5 के आसपास आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये जो होगा ना, डू यू सी दैट इज द वैल्यू लोअर देन क्या नाम है 7? बिकॉज द सॉल्ट फॉर्म्ड इन दिस केस विच इज अमोनियम क्लोराइड is an acidic salt, is what? An acidic। जब भी आपका एंड पॉइंट जो होता है वो 5 पे आता है, तो ये जो आपके पास होगा वो क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट कहलाएगा, या फिर
इक्विवेलेंस पॉइंट, अभी आप इन दोनों को सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं, A2 में आप इनको अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे लाइक ये तो ये आपके पास हो जाएगा ग्राफ फॉर दैट। व्हाट विल बी योर चॉइस ऑफ इंडिकेटर, जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर यहाँ होती है ये तुम अभी रट्टा ही मान लेना यार, लॉजिक वही होगी कि मैं इंडिकेटर जो यहाँ लिखूंगा ना, दैट इंडिकेटर विल बी चेंजिंग कलर इन व्हाट इन दिस पर्टिकुलर पीएच रेंज, इस पीएच रेंज में वो इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा होगा। और वो जो आइडियल इंडिकेटर होता है दैट इज मीथाइल रेड, दैट इज व्हाट मीथाइल रेड, जो पीछे भी हमने लिखा था, मीथाइल रेड इज द चॉइस ऑफ इंडिकेटर व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग क्या नाम है एसिड एंड व्हाट एंड अ weak base। तो ये हो गया आपने ये वाला कर्व प्लॉट। डू यू नाउ गेट द सेंस ऑफ हाउ दीस कर्व्स आर प्लॉटेड, डू यू नाउ नो वे टू स्टार्ट। मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए हर कर्व के लिए। वे टू स्टार्ट, वर्टिकल राइज किस तरह शो करना है, वे टू एंड, वॉल्यूम एट विच द वर्टिकल राइज किस तरह शो करना है, एंड इंडिकेटर। ये आपने चीजें हर कर्व के लिए याद करी जाए। आर यू कंफर्टेबल लाइक वो स्केचिंग द कर्व्स योरसेल्फ। मैं दूसरे वाला जो तीसरा और चौथा कर्व है उसका इंडिकेटर तुम्हें बता देता हूँ, और आप खुद कोई भी सिनारियो चूज कर लें यहाँ, लाइक आप आराम से कर्व प्लॉट कर सकते हैं। मैं स्केच भी कर देता हूँ, कर्व को भी कर देता हूँ लाइक। तो ये देखिए यार, फॉर अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड की पीएच रेंज क्या थी 4, तो अब स्टार्ट वहां से करना है 4 to 5 से, समझ में आ गई। तो मैं एक में पीएच यहाँ मार्क करता हूँ। अब मैं वो वैल्यू से भी लिखना वॉल्यूम शॉल्यूम की यार, वो तुम लोग आराम से समझ लोगे, मैं सिर्फ स्केच कर रहा हूँ। 2, 4, 6 ये आपके पास आ गया पीएच वैल्यूज। मैं स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट विल बी समवेयर बिटवीन व्हाट 4 to 5, तो मैं 4 से स्टार्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक, कीप इट सिंपल फॉर योरसेल्फ। वहाँ ज़्यादा ना सोचना 4 स्टार्ट करें 5 स्टार्ट करें, कौन सा आप कोई कैलकुलेट करके स्टार्ट कर रहे हो यार। A2 में तो आप कैलकुलेट करके स्पेसिफिकली उस पॉइंट से स्टार्ट करोगे जो आपने कैलकुलेट किया होगा पीएच। एएस में नहीं अभी है, बिकॉज पीएच की कैलकुलेशन एज आई मेंशन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एएस कोर्स एट द मोमेंट लाइक। तो आपके पास 4 से आपने स्टार्ट किया और लेट्स से एंड पॉइंट 25 cm में था, लेट्स से यार कहीं भी अभी कर लो, हम सिनारियो कर दें। तो ये आपके पास हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, लेट्स से यहाँ पे आपके पास आया वर्टिकल राइज इन दिस केस विल बी समवेयर बिटवीन, will be somewhere between the vertical rise that you see in this case will be somewhere between 7.5 to 10.5 from what, from 7.5 to 10.5 और strong base है NPH क्या रखूँ 12 to 14, it should be somewhere between what 12 to 14। तो मैं जो आखिरी अपनी pH की वैल्यू रखूँगा that will be somewhere between 12 to 14। जो ये मिड पॉइंट आएगा ना, ये मैं लिख देता हूँ 7.5 से 10.5, what will be the, where will the midpoint lie approximately, अप्रोक्सीमेटली कहाँ मिड पॉइंट लाया करेगा ना, अप्रोक्सीमेटली 9 पे। अब तुमने अपनी खोपड़ी में डालो, 7 था, 2 नीचे गए पहले, 5 पे आए, फिर 2 ऊपर गए और 9 पे आए। आसान तरीके से उसको अपने जहन में बिठा लो ना, ताकि जब स्केच करने को आपको चीज़ें रिकॉल करना आसान हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा या इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्या डाल रहे होंगे, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या लें, NaOH डाल रहे होंगे, इमेजिन करें आप, ठीक है ना। तो वीक एसिड हम ले लेते हैं CH3CO2H और ये ले लेते हैं NaOH, ठीक है। मैं सिंपल रख रहा हूँ नहीं, ताकि आप आराम से बाद में वॉल्यूम्स वगैरह खुद डाल लें आप, मैंने यहाँ ही डाली है, बट कोई एग्जाम में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद वॉल्यूम एट एंड पॉइंट निकालें। चॉइस ऑफ इंडिकेटर क्या होगी, तो यहाँ पे चॉइस ऑफ इंडिकेटर होती है दैट इज फिनोफ्थलीन। द चॉइस ऑफ इंडिकेटर हियर इज फिनोफ्थलीन। याद रखो जो हमने पीछे लिखे थे ना 3 इंडिकेटर, लाइक वो तीनों आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एक चीज़ वीक हो जाती है ना, लाइक फिर तीनों नहीं यूज़ हो सकते, फिर उनमें से कोई स्पेसिफिक यूज़ हो रहा होगा। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मैंने मिथाइल रेड यूज़ किया था, इन द केस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैंने फिनोफ्थलीन यूज़ किया। लाइक जो लार्ज साइटेशन कर्व है दैट्स द वन विद अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। लेट्स से वीक एसिड आपके पास होता है CH3CO2H और वीक बेस आपके पास होती अमोनिया। लेट्स से ये आपके पास रिएक्शन होते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसका सूटेबल इंडिकेटर नहीं होता है, कोई चॉइस ऑफ इंडिकेटर आइडियल नहीं होती है। एग्जाम में एग्जामिनर जब आपको कोई दे इंडिकेटर या इस तरह का कर्व दे, खुद बना के दे दे और फिर आपको इंडिकेटर्स चूज़ करने को देते तो आप चूज़ कर लेंगे। लॉजिक क्या होगी, द इंडिकेटर मस्ट चेंज इट्स कलर ड्यूरिंग द वर्टिकल राइज। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप ये कर्व स्केच करते हैं ना, वर्टिकल राइज ही इतना क्लियर नहीं होता, लाइक आपको इतना क्लियर डिस्क्रीट वर्टिकल राइज ही नजर नहीं आता, दोनों वीक है ना। अब देखो ये कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा, लाइक एंड लुक एट हाउ इट एंड्स देन। तो आपके पास ये आ जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब और से देखो यहाँ पे क्या होगा, लाइक स्टार्ट कहाँ से करूँगा, समवेयर बिटवीन 4 to 5। इमेजिन करो बीकर में मैंने एसिड ही रखा हुआ है। एग्जाम में प्लीज वॉर से पढ़ना कि बीकर में क्या चीज़ थी जहाँ वो pH मीटर शुरू में था।
वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हमेशा ऐसा नहीं है एसिड से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एल्कली से भी हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट, अगर बीकर में आपने एल्कली रखा होता और ब्यूरेट से आप एसिड डाले होते, तो अपने जहन में ये रखना। लाइक तो मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 से जब मैं लेके जाता हूँ ना ऊपर ग्राफ लेके जाता हूँ, 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 यहाँ तक आएगा। देयर विल बी अ वेरी वीक पॉइंट ओवर हियर, और फिर ये दोबारा जो है ना इस तरह ग्राफ चला जाता है। लाइक देयर इज नो वर्टिकल राइज दैट यू सी इन सच ग्राफ्स। लाइक तो चूंकि वर्टिकल राइज को इतना खास नजर ही नहीं आता है, इट्स रियली हार्ड टू व्हाट फाइंड आउट द इंडिकेटर जो कि यूज़ कर सकें, बिकॉज इतनी शार्प होती है ये बेंड, इतनी शार्प बेंड होती है ये जो आपको नज़र आ रही है। लाइक कि इस छोटी सी रेंज के लिए कोई इंडिकेटर सूटेबल मिलता ही नहीं है जो कलर चेंज करे। लाइक सो देयर इज नो सूटेबल इंडिकेटर। तो ये वाले जो कर्व्स होते हैं ना वीक एसिड वीक बेस के, सवाल है में आ जाइए अगर नहीं है तो ये प्लॉट किस तरह होता है, तो वो जो हमने पीएच मीटर का पीछे डायग्राम लिया था ना, लाइक उसी के थ्रू ये प्लॉट होते हैं, बट कोई कलर चेंजेस आपको ऑब्जर्व नहीं होते हैं, बस आप ये इस तरह प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ्स। देयर नो सूटेबल इंडिकेटर्स फॉर व्हाट फॉर वीक एसिड वीक बेस। एग्जामिनर खुद अगर आपको कोई सिनेरियो देते हैं जिसमें ये स्टीप थोड़ा सा ज़्यादा, ये वर्टिकल थोड़ा सा बड़ा कर दे और फिर आपको इंडिकेटर्स लिख के दे भाई ये इंडिकेटर्स हैं जो पीएच इस पीएच रेंज में कलर चेंज करते हैं, तो आप आराम से चूज कर लेंगे। जो भी उस वर्टिकल रेंज के बीच में आ जाएगा ना इंडिकेटर, जिसको जो उस रेंज के बीच में कलर चेंज कर होगा वो आप चूज कर लेंगे। अदरवाइज एज सच आपने कोई याद नहीं करके जाना। समझ में आ गई? सो देयर इज नो सूटेबल वर्ड, नो सूटेबल इंडिकेटर इन दिस केस, देयर इज नो सूटेबल indicator of choice in this case. ठीक है, so we're done with this chapter and we'll be starting with past papers in the coming class.